हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ठंडियाँ आ गई हैं, पढ़ाई चल रही होगी और अब टाइम है आपके रिवीजन का। अब तो जो पढ़ा पढ़ा, अब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। और रिवीजन के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। जो भी बोर्ड का एनालिसिस है कि किस चैप्टर से वो किस साल कितने क्वेश्चन पूछ रहा होता है। देखिए, जनरली 5 ईयर का जो ट्रेंड होता है ना, वही सीबीएसई कैरी करता है। तो इस ट्रेंड को मैंने आपके लिए बनाया है, चैप्टर वाइज है ये। तो कौन से टॉपिक हैं जिसको आपको क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक स्टडी प्लान आपने बनाया होगा, आप उसी प्लान को फॉलो करिए और उस प्लान में इसको इंक्लूड कर लीजिए। इंक्लूड करने का सेंस मेरे ये है, जैसे आपने चैप्टर उठाया, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं और चैप्टर है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में जो भी टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आप ज़्यादा फोकस तरीके से देख लीजिए। आई होप आपका ये 26 का एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि आपकी केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 12th बोर्ड की जो केमिस्ट्री होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। जो कहते हैं ऐसा, ये जो कह सकते हैं पूर्वाग्रह है लोगों का कि ऑर्गेनिक डिफिकल्ट होती है, फिजिकल डिफिकल्ट होती है, इनऑर्गेनिक रट के। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आएगा आपको तो सब कुछ आएगा और नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहली चीज कि हमारा जो भी वीक पोर्शन है हम उसको सही कर लें। अब ये कैसे जाने कि सोल्यूशन एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर है, कितना पढ़ लें क्विक रिवीजन में। तो इसी चीज को मैंने शॉर्ट वे किया है कि इनको देख लीजिए, अगर बाकी छूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये किसी भी कीमत पे छूटने नहीं चाहिए। अब इसके लिए आपने एक प्लान बनाया होगा जिसमें आपने 2 पेज के हर चैप्टर के नोट्स को बनाया होगा। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली फॉर्मूलाज होते हैं, उन वो अगर आपको याद है तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे तेजी से सॉल्व होंगे। ये जो सोल्यूशन चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो देखो, आपके लिए मैंने जो बनाया 26 का एग्जाम प्लानर है रिवीजन के लिए। सोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। ये छूट ही नहीं सकता है, कोई ऐसा साल नहीं है जब सोल्यूशन से क्वेश्चन ना आया हो। कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। डेफिनेशन पूछी जाती है राउल्स लॉ की। तो अब आपकी बात एक क्लियर हो गई होगी कि किसी भी कीमत पे राउल्स लॉ की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है कि वो लिख नहीं पाते हैं, एग्जाम में याद रहता है। इसकी सबसे बड़ी कमी है राइटिंग स्किल का ना होना। वो कैसे होगी, वो आपके प्रयास से होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। पेन पेपर उठाइए, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम खुद की लैंग्वेज में बना के लिखने की कोशिश करिए। हाँ, डेफिनेशन में लोग कहते हैं लैंग्वेज बना के लिख देंगे तो सही हो जाए। लैंग्वेज बना के लिखने का ये सेंस है कि डेफिनेशन का सेंस ना बदले। आप अपना कोई सेंस नहीं देंगे, डेफिनेशन वही रहेगी। सेंस का मतलब आर्टिकल इधर उधर कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है। अब आ जाइए, ट्रेंड क्या रहा है 23 और से लेके 25 तक, मीन्स 23, 24 और 25 3 ईयर का मैंने लिया हुआ है। देखिए, कंसिस्टेंटली कैरी 7 मार्क्स एवरी ईयर। हर साल मैं बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ तो वहां पे मैंने देखा है कि 7 मार्क्स हर साल क्वेश्चन पूछता है सोल्यूशन चैप्टर से। 1 मार्क्स का जो है कॉन्सेप्चुअल होगा, एमसीक्यू बेस्ड पूछेगा, आपको एक ऑप्शन उसमें से सही करना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल रहेगा, मतलब सोल्यूशन चैप्टर के अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लासरूम में, कोचिंग में, ऑनलाइन कहीं भी अगर पढ़ रखा है, ध्यान से सुना हुआ है, नो डाउट आसानी से हो जाएगा। इसके लिए मैं देखता हूं, अगर आपको ये चीजें समझ में आएंगी, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं एक क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर की उनकी एक सीरीज बना दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि सोल्यूशन से आने वाले ऑब्जेक्टिव एक जगह मिल जाएंगे आपको। वो क्लास जैसे ही आप देख लेंगे तो आपको फिर दूसरा देखने का जरूरत ही नहीं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव में से एक आना है। और ये मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव का एक ऐसा साइकोलॉजी होता है ह्यूमन ब्रेन का कि अगर उसने 15-20 क्वेश्चन 50 भी देख लिए हैं और अगर वो ऑब्जेक्टिव गलत, पहली बार अगर 10 ही सही करते हैं, 40 गलत करते हैं, तो उन 40 के ऑप्शन उनको याद रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबल चांस यही होता है। देखिए, अगला होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे एग्जांपल में है डिप्रेशन इन फ्री, मैंने दिया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपने क्लासरूम में पढ़ा होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे ही न्यूमेरिकल आएगा। बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल होता है। डेफिनेशन आएगी या डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा, किसका, हेनरी लॉ का।
यही क्वेश्चंस होते हैं। मतलब देखो हाथ बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडी बहुत ज्यादा है। डेफिनेशंस आते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का। ठंडी जितनी भी हो, आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, कंबल ब्लैंकेट ले लीजिए। हाँ, लेट के जो पढ़ने वाले लोग हैं, एक बीमारी है ये बहुत बड़ी मुझे लगती है कि वो लेट के पढ़ रहे होते हैं। लेट के कोई पढ़ाई नहीं होती है, बैठ के सिटिंग पोजीशन में पढ़ाई करिए, बेड पे ही बैठ के, लेकिन बैठ के पढ़िए, ठीक है। अब देखिए जरा सजेशन क्या है मेरी ओर से आपको। ये तो था कि बोर्ड का एनालिसिस है कि ये बोर्ड इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। मेरा क्या सजेशन है कि सबसे पहले आप रिविजिट करेंगे सॉल्यूशन के उस टॉपिक पे, किस पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जहां फॉर्मूलाज दिए हुए, किसके, राउल्स लॉ के, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एक पेज उठाओ, फॉर्मूला का लिख दो सारा कि राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा ये जो बीपी लिखा है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। अब आ जाइए एंड वांट हाफ फैक्टर, जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, वांट हाफ फैक्टर का फॉर्मूला देख लेंगे। अकाउंट्स फॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दोनों के लिए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन अफेक्टिंग मोलर मास। बेसिक चीज क्या होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में, सबसे पहले जिन भी बच्चों को मोलर मास निकालना नहीं आता ना, यही दिक्कत है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि मोलर मास निकालना सीख लेना। बहुत आसान है मोलर मास निकालना, ठीक है। अगर आप मोलर मास निकाल लेते हैं ना, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेते हैं। मगर क्या होता है कि मोलर मास पे ही आप जाके स्टक्ड हो जाते हैं और उसके आगे का स्टेप आपको फॉर्मूला आते हुए भी आप नहीं कर पाते हैं। अब जरा देखिए, अंडरस्टैंड हेनरी लॉज, हेनरी लॉज को समझिए। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट में रखिए। ये जितने पॉइंट्स आपको बोला मैंने, इनको आपको देख लेना है। अब आ जाइए जरा प्रैक्टिस किसकी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे टिपिकल कैलकुलेशन की। मतलब छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। वो स्टूडेंट जो थोड़े वीक खुद को समझते हैं या होते हैं, या नहीं समझते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो होते हैं, उनके लिए है कि वो मोलर मास कोलिगेटिव डेटा से निकालना सीखें, ठीक है, टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। एग्जाम सबके लिए 3 आवर का है, ठीक है। 3 घंटे में सिली मिस्टेक करके आने के बाद अगर एग्जाम हॉल से हम बाहर निकल जाएं और ये कहें कि थोड़ी सी गलती हो गई, अगर ये सही किए होते, अब तो कोई फायदा नहीं। अब तो हम जो लिखना था वो लिख चुके हैं, अब तो गई कॉपी। तो बेहतर है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही हो जाए। और ये हो जाएगी, अभी बहुत टाइम है। अगर आप रेगुलर 10 to 12 आवर स्टडी कर रहे हैं तो बेस्ट है, मोर देन इनफ है। अगर किसी की तबीयत खराब है तो भी वो 8 घंटा 7 to 8 आवर पढ़े। और अब इससे कम कोई सोचता है कि स्कूल बंद है और हम जो है प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वो सब बहाना है। प्रैक्टिकल की तैयारी आपकी खुद ही हो जाएगी जब आप मेंस की तैयारी, मीन्स अपने सिलेबस की तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल अपने आप तैयार हो जाता है। प्रैक्टिकल के लिए अलग से पढ़ रहे हैं, ये बड़ी समस्या भी। प्रैक्टिकल के लिए क्या अलग से पढ़ना है आपको, प्रैक्टिकल्स जो आपने बना रखे हैं उन्हीं फाइल्स से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए। आपको वहां साल्ट एनालिसिस दिया जाएगा, वो करना होगा बस। तो आप इस सोल्यूशन चैप्टर से ये पॉइंट्स प्रिपेयर करिए। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट चैप्टर का इसी तरह का ट्रेंड एनालिसिस आपके लिए 1 by 1 बना दूंगा, जिससे एग्जाम से पहले हर दिन, बस एक एक दिन में अगर हर सब्जेक्ट के आप मिनिमम 1 to 2 चैप्टर नहीं कंप्लीट करते हैं तो फिर रिस्क है भाई। पढ़ना होगा। देखो हर सब्जेक्ट को, मेंस कोर जो सब्जेक्ट होंगे जैसे मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 4 ही जो है स्टूडेंट होंगे, उनके कोर सब्जेक्ट जो है, कोर सब्जेक्ट पे तो 2 आवर पर डे देना ही देना है। अगर 2 आवर देते हैं आप तो 6 आवर तो कोर सब्जेक्ट ही ले लेंगे। और जिनका थोड़ा वीक है, जो और एफर्ट लगाना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो फिर 6 आवर यही कन्वर्ट हो जाता है 10 to 12 आवर में। ये 2 आवर होता है कि आप जो है पहले थ्योरीज पढ़ जाइए, उसके बाद जो बचे 2 आवर का मैं प्लान कहता हूं, या 1 to 1 hour 30 minute, उनमें आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, डजंट मैटर कि आपको वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन लगाने के बाद मेरा आपको ये सजेशन है कि उनके आंसर्स को फिर देखिए और फिर से लगाइए। ये आप करेंगे, नो डाउट मान के चलिए कि जिन्होंने अभी तक पढ़ाई थोड़ी कम की होगी, ऐसा मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि आप पढ़े नहीं हैं और उसके बावजूद ये सोचें कि मैं 1 शॉट देख लूं, महामैराथन, वो सब कुछ ठीक है, वो अपनी जगह तब ठीक है जब आपने पूरे साल पढ़ाई की है। अदरवाइज आप वैसे देख के जाएंगे तो शॉर्ट जितना नंबर भी आता है, ठीक है, कॉपी जब एग्जामिनर के आंखों के आगे से गुजरती है तो फिर वैसे ही नंबर आते हैं। फिर आप सोचते हैं यार हमने तो सब कुछ किया था, आया क्यों नहीं। इसका यही रीजन है।
अभी भी आप लग जाइए, और लगेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। हाँ, मेरा वही जो मैंने आपको एक बात बोला कि प्रैक्टिकल्स को लेके बहुत से स्टूडेंट्स ये होंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे, प्रैक्टिकल हो जाएगा तब पढ़ेंगे ना भैया, पढ़ते रहो बचवा, पढ़ोगे वो प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो ये सॉल्यूशंस का आपके लिए था, और आप देखेंगे अगर आपको ये ठीक लगा हो तो फिर बताइए, मैं अगला आपको अगले चैप्टर का ट्रेंड बता दूंगा, उसको फॉलो करिए। और आप सभी के मैं दुआ करूंगा, प्रभु से कामना करूंगा, इच्छा रहेगी मेरी कि आप सबके अच्छे मार्क्स आए, 2026 में सीबीएसई में आप अपना झंडा गाड़ दें। थैंक यू एवरीवन।